चलो। कैरेक्टरिस्टिक्स जो पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें जो नेक्स्ट है वो है चेंज इन कलर। तो अगर किसी रिएक्शन कर रहे हो और रिएक्शन के दौरान कलर में चेंज हुआ, ठीक है, तो वो भी तुम्हारा क्या है, इससे एक पता चलेगा कि रिएक्शन हो रहा है। आया समझ में? और ये जस्ट 2024-25 वाला जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें क्वेश्चन पूछा था। चेंज इन स्टेट, चेंज इन प्रेसिपिटेशन और चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, इन तीनों पर एग्जाम्पल दो और इसको डिफाइन करो, ऐसे करके क्वेश्चन आया था। आया समझ में? तो एक डिफाइन करने का मतलब है इसको ये लिख दो, और एग्जाम्पल का मतलब है ये जो एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं एक तो वो लिख दो। आया समझ में? तो जो भी नोट्स में करवा रहे हैं वो तुम्हारे लिए इनफ है, इससे ज्यादा तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो सिर्फ नोट्स पे ध्यान दो, नोट्स को डेली रिवाइज करो। 10 मटेरियल पढ़ने से अच्छा है एक ही मटेरियल को 10 बार पढ़ो। आया समझ में? चलो। तो देखो, चेंज इन कलर में कौन सा रिएक्शन हो सकता है? तो रिएक्शन होगा साइट्रिक एसिड का और पोटेशियम पर मैग्नेट का। आया समझ में? साइट्रिक एसिड और पोटेशियम पर मैग्नेट। हम्म? हाँ, 10th में इसका रिएक्शन पूछा जाता है। आया समझ में? तो साइट्रिक एसिड तुमको कहाँ से मिल जाएगा? कोई भी खट्टे फल से मिल जाएगा। आया, नींबू में मिल जाएगा। आया समझ में? और उसमें उनको पर्पल कलर का पोटेशियम पर मैग्नेट का सोल्यूशन में उसको क्या करना होगा, रिएक्शन करना होगा। आया समझ में? इसमें क्या होगा, इसमें तुमको कलर चेंज होता हुआ दिखेगा। जो पर्पल कलर था किसका, पोटेशियम पर मैग्नेट का, वो कलरलेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कलरलेस, यानी हाँ, साइट्रिक एसिड जैसे ही डालोगे उसका कलर वो कलरलेस हो जाएगा। पर्पल कलर से वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस, यानी पानी की तरह हो जाएगा। आया समझ में? ये इसका रिएक्शन जो है इस तरीके से पूछता है। ये सब तुमको या तो लैब में मिलेगा, या तो कुछ ऐसा मेडिसिनल एक होता है फार्मर, ऐसा समझ में, इसको फार्म बोला जाता है, केमिकल फार्म्स। स्कूल उनके पास लाइसेंस होता है ना, ऐसे तुमको नहीं मिल जाएगा सब चीज, उन सबका लाइसेंस होता है। ऐसा समझ में, क्योंकि ये सारे एसिड है और एसिड होता है खतरनाक। तो इनका इनका बनता है लाइसेंस। लाइसेंस रहेगा तभी आप जाएंगे केमिकल फार्म्स में, वहां आप अपना लाइसेंस दिखाएंगे और बोलेंगे हमें ये चीज चाहिए, तो तभी मिलेगा। आ रहा है समझ? पोटेशियम पर मैग्नेट समझ में आ गया। एक और रिएक्शन है किसके बीच में, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के बीच में। ठीक है, और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, और पोटेशियम डाई मतलब दो, और क्रोमेट मतलब क्रोमियम। आया समझ में? क्रोमियम का सोल्यूशन होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन होगा। ठीक है, या इसमें भी क्या होता है, कलर चेंज होता हुआ दिखेगा, ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये ऑरेंज था तुम्हारा पोटेशियम डाइक्रोमेट, जब इसको तुम सोडियम डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराओगे तो ग्रीन कलर का हो जाएगा। हरा समझ में? क्लियर है चीजें? एग्जाम्पल में ये दोनों एग्जाम्पल लिख सकते हो। एक और एग्जाम्पल दे सकते हो कि आयरन का कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करोगे, ठीक है, तो कॉपर तो बाहर निकल जाएगा, रिप्लेस कर जाएगा, और आयरन सल्फेट जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। आयरन सल्फेट तुम्हारा बन जाएगा। यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है किससे, आयरन से। तो आयरन इसको क्या करेगा, मार के भगा देगा, भागो यहाँ से, हमको वहां बैठने दो। ठीक है, और रिएक्शन हो जाएगा। आया समझ में? क्लियर है? चलो, इतना जब हो ही रहा है तो पहले एक काम कर लेते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं। इतना जब हो ही रहा है तो देखो, रिएक्टिविटी सीरीज है ये। आया समझ में? जो भी मेटल सबसे ज्यादा रिएक्ट कर रहे होंगे,
किसी से भी रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, उनका ऑर्डर हमेशा ऊपर है, ठीक है। ऊपर से नीचे की ओर लेस रिएक्टिव की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आया समझ में? ऊपर से मोर रिएक्टिव और नीचे जैसे जैसे बढ़ेंगे वो लेस रिएक्टिव की तरफ आते चलेंगे। यूनिट फोर में इतना सारा एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है, ठीक है। तब इसमें इतना ही आती है। हाँ, तो तुम्हें इतना ही पढ़ना है, 10th तक में रिएक्टिविटी सीरीज में इतना ही पढ़ना है। लेकिन इसका कोई रेफरेंस नहीं देता है। इसमें इसमें भी बहुत सारे रिएक्टिव है मेटल। आया समझ में? हाँ, 118 का पूरा रिएक्टिविटी सीरीज बनता है, लेकिन 9 10th और 11 तक में इतना ही तुम्हें पढ़ना है रिएक्टिविटी सीरीज में। आया समझ में? इन्हीं से क्वेश्चन पूछे होंगे। हाँ, तो सबसे ज्यादा पोटेशियम, सोडियम, इसके बाद सोडियम के बाद लिथियम भी आता है। आया समझ में? सोडियम के बाद लिथियम भी आता है, ठीक है। लेकिन जो ज्यादातर यूज करता है एग्जामिनर जिस रिएक्टिविटी सीरीज को, वो यही है। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया? तो सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव है पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, फिर उसके बाद लेड, फिर उसके बाद हाइड्रोजन न्यूट्रल होता है। आया समझ में? फिर कब में आ जाएंगे? तो कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। इसलिए गोल्ड, हाँ, ठीक है। गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा लेस रिएक्टिव मेटल माना जाता है, जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करता है, और सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मेटल माना जाता है ऐसा गोल्ड। डायमंड, डायमंड भी है, गोल्ड भी है, गोल्ड को भी हार्डेस्ट किया माना जाता है। गोल्ड तो 24 कैरेट वाला होगा तो वो मुड़ जाएगा, लेकिन एक्चुअल जो गोल्ड निकालोगे 24 कैरेट वाला होगा तो उसको, वो तुमको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। 24 कैरेट वाला जो ज्वेलरीज के लिए कहते हैं ना, जो ज्वेलर के पास जाते हो तो, कि भाई ये जो तुम्हारा सोना है ये 24 कैरेट का है, तो एक्चुअल में वो झूठ बोल रहा है तुमसे। आया समझ में? क्यों? क्योंकि 24 कैरेट का मतलब हो गया कि गोल्ड उस समय लिक्विड स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में वो नहीं होगा, ठीक 22 कैरेट है। में वे मुड़ जाता है। हाँ, 22 कैरेट्स में भी मुड़ जाता है, ठीक है। लेकिन जो गोल्ड के एलोट्रॉप्स मिलेंगे, जो गोल्ड के तुम्हें एलोट्रॉप्स मिलेंगे वो बहुत ज्यादा हार्ड मिलेगा तुम्हें। अभी तो हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एंड कंपाउंड में, डायमंड पढ़ेंगे, गोल्ड पढ़ेंगे। आया समझ में? एक बल्क फुल मिनिस्टर करके आता है, ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे, कार्बन एंड उसमें कंपाउंड में, ठीक है। कि पढ़ाया तो हम लोग 9th में। तो ये चीज समझ में आया। अब इसको याद करने का तरीका कैसे होगा, ठीक है। तो मेरा खुद का बनाया हुआ है, इसको याद करने का तरीका। बाकी अदर और किसी चीज में जाके देखोगे, नेट पे देखोगे, हर जगह देखोगे, डिफिकल्ट मिलेगा, लेकिन मेरा खुद का बनाया हुआ है ना, बहुत इजी मेथड है, और हर बार हर स्टूडेंट को यही मेथड पढ़ाते हैं याद करने के लिए। सिंपल सा है। के से हो गया, के से हो गया तुम्हारा, के से याद कर लो कल, एन से याद कर लो नानी, सी से याद कर लो का, मंग अल, इन दोनों को मिला करके। आया समझ में? मंगल होता है ना, मंगल, तो वही मंगल। जेडन से याद कर लो जिंदगी, एफी से याद कर लो फिर, एफी से याद कर लो फिर, एसन से याद कर लो संत, पीबी से याद कर लो प्रभु। आया समझ में? एच से याद कर लो हाथ। ये पूरा पढ़ो जरा एक बार। कल्याणी का मंगल जिंदगी पूर तन सबूर हाथ। के हाथ, अब यहाँ पे एक चीज याद रख सकते हो, बीच में याद एक रख सकते हो के। अब पढ़ोगे तो पूरा एक सीक्वेंस से बना हुआ है। कल्याणी का मंगल जिंदगी फिर के हाथ, फिर संत प्रभु के हाथ। फिर संत प्रभु के हाथ किया। आया समझ में? कल नानी का मंगल, देखो, कल नानी का मंगल जिंदगी, फिर संत प्रभु के हाथ। आया समझ में? क्लियर हुआ? याद हुआ? बोलो जरा। कल्याणी का कल्याणी का मंगल जिंदगी फिर संत प्रभु फिर संत प्रभु के हाथ। के हाथ। आया समझ में? अब कल से हो गया के मतलब पोटेशियम, नानी यानी एन है यानी सोडियम। ऐसा समझ में? मंगल, तो मंग मतलब हो गया मैग्नीशियम, और अल मतलब हो गया एल्युमिनियम। जिंदगी यानी जेडन,
आया समझ में? कल नानी का मंगल जिंदगी फिर, यानी क्या हो जाएगा? फिर यानी पीवी, एफई आयरन, ठीक है। फिर संत प्रभु के हाथ, एसएन यानी टिन, आया समझ में? प्रभु यानी पीवी, क्या हो जाएगा? पीवी मतलब लेड। और फिर के हाथ, हाथ मतलब हाइड्रोजन, आया समझ में? हाइड्रोजन तुम्हारा लेस रिएक्टिव, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी है वो सब मोर रिएक्टिव है। हाइड्रोजन के अंदर नीचे जितने भी हो सारे हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। आया समझ में? क्लियर है रिएक्टिविटी सीरीज? नीचे वाले को याद करने का वो तरीका है कृपा, खुद से याद रख सकते हो कृपा, ठीक है। कृपया, कृपया मरकरी सिल्वर गोल्ड दे, कृपया मरकरी सिल्वर गोल्ड दे। तो कल नानी का मंगल जिंदगी फिर संत प्रभु के हाथ, कृपया मरकरी सिल्वर गोल्ड दे। याद हुआ? बोलो जरा। कल कल नानी का मंगल जिंदगी फिर संत प्रभु के हाथ, प्रभु के हाथ कृपया कृपया मत करी सिल्वर गोल्ड, खत्म, बस इतना ही। दो तीन बार इस ट्रिक को पढ़ोगे अपने आप चीजें याद हो जाए। समझ में आया? ये है तुम्हारा पीरियोडिक टेबल, 118 एलिमेंट है। इसके बारे में भी बेसिक में आप पूरा चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ, मॉडर्न वाला है। तो इसको, इसके बारे में बेसिक में पूरा चर्चा करेंगे, ठीक है। किसको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है, एफ ब्लॉक क्या है, आया समझ में? एस ब्लॉक क्या है, सब पढ़ेंगे। इसको ऐसे क्यों बनाए? ऐसे, ये एक ही बार में थोड़ी बना है। बहुत से साइंटिस्ट ने, बहुत अभी भी रिसर्च चल रहा है पीरियोडिक टेबल पे। ये जितने भी यहाँ पर, यहाँ से ये तुमको दिख रहा है, ठीक है। इसको ढूंढ लिया गया है, लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता ही नहीं चला है क्या, कि इसका काम क्या है। हाँ, ठीक होगा, सब होगा। समझ में आया? इसको ढूंढ लिया, तो अभी भी रिसर्च चल रहा है, अभी भी मिल जाएगा तो इसमें ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मिल रहा है, जिसका कैरेक्टर मैच कर रहा है उसके जगह पे ला के लगा दिया जा रहा है। इस वजह से ऐसा तुमको दिखना चाहिए। है समझ में? क्लियर है? एच और एन ए एच और एच ई, हीलियम और हाइड्रोजन, इतना गैप इसलिए क्योंकि समझो, हाइड्रोजन का कैरेक्टरिस्टिक इनके साथ मैच कर रहा था, तो इनको यहाँ पे हाइड्रोजन को इनके साथ रख दिया गया। लेकिन एक्चुअल में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब क्या है? ये सब मेटल है, लेकिन हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ठीक है। तो कुछ कैरेक्टर इनके साथ मैच कर रहा था तो इनके साथ रख दिया गया। समझ में आया? और इधर जो तुमको दिख रहा है ये नॉन मेटल्स के कैटेगरी में है। वैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब आर्गन वो है, नोबल गैस है। आया समझ में? और नॉन मेटल तुमको कार्बन, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब तुम्हारे क्या है? नॉन मेटल। सभी डिटेल में इनको पढ़ेंगे, बेसिक में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। वो सब अपने हिसाब से बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, कैसे पता चला कि हाइड्रोजन को एच बोलेंगे, हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन क्यों रखते हैं, ये सब कौन रखता है, काम किसका है ये सब पता? डिस्कवरी तो ये कोई किए थे, लेकिन एक संस्था तो होगा ना जो नाम रख रहा होगा इनका। तो संस्था का नाम क्या है? हाँ, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, पूरा फुल फॉर्म है उसका। आया समझ में? कोई डाउट है? इसको भी हम लोग बेसिक में कंप्लीट करेंगे, IUPAC के बारे में। वैसे IUPAC के बारे में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आया समझ में? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में IUPAC के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो ये चीज क्लियर हुआ, रिएक्टिविटी सीरीज। तो देखो जरा, हम क्या देख रहे थे, आयरन ने क्या किया था, किसको मार के भगाया था? कॉपर को। आयरन कॉपर को मार के, सल्फेट में कॉपर को भगा कर खुद आया था। तो देखो जरा, आयरन कहाँ तुमको दिख रहा है? ये रहा। कॉपर तुमको कहाँ दिख रहा है? ये रहा। तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। ये तो कमजोर हो गया, तो इसको मार के भगा देगा वो, अब उसके जगह पर आया समझ में? क्लियर है कि नहीं क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ये चेंज इन कलर समझ में आया, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इस चीज को ध्यान रख के चलना,
ठीक है, एग्जाम में पिछली कल ही हम देख रहे थे। ठीक है, तुम लोग का सिलेबस और बिहार बोर्ड का भी देख रहे थे। ठीक है, तो एग्जाम में आया हुआ चीजें तो इसको लिखना तैयार करके, जो बोल रहे हैं सोचो अब वो एग्जाम में पक्का आएगा, दिखेगा तुमको। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है। इतना सर एग्जाम फिर वो आते रहता है, जैसे एग्जाम में पहले है फिर सेम क्वेश्चन आ जाता आ है, जाता है। कोई चेंज नहीं हम्म, करता, सब वही रिपीट हम्म। करते रहता है। देखो बोर्ड के पास उतना कहाँ से क्वेश्चन होगा, सिलेबस तो सब वही है, हर साल वही आना है, तो क्वेश्चन नया कहाँ से बनेगा। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं। तो पिछले साल का ही वो देता रहता हर बार का है। हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन पहले हर साल डालते हैं। आया समझ में, क्योंकि सिलेबस तो पिछले, अगर देखा जाए तो मेरे पापा के समय भी यही सिलेबस था, यही चैप्टर थे। हाँ, समझ में आया। फिर मेरे जो बड़े भाई लोग आए उनमें भी यही चैप्टर था, यही सिलेबस था। आया समझ अभी में। वही तो अभी भी वही है। आखिर बोर्ड के पास इतना क्वेश्चन कहाँ से हो कि हर बार चेंज करके दे, तो प्रीवियस ईयर ही आता रहता है करके। आया समझ में। अब स्टार्ट करते हैं चेंज इन स्टेट, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक से, 3 कैरेक्टरिस्टिक से पूछा था। पहले जब सिलेबस ज्यादा ठीक है। था कैसे पढ़ाई आसान था, आपका पढ़ाई हार्ड थी। देखो पहले सिलेबस ज्यादा था, तो टीचर भी अच्छे थे पढ़ाने वाले, और लड़के भी थे पढ़ने वाले। आया समझ में। नहीं आया। आज का है क्या, कि अगर टीचर हल्का सा मार भी देता है तो पेरेंट्स बुला के ला देते हैं। तो बच्चे हो गए हैं वीक, दिमागी तौर पे वो हो चुके हैं वीक। आया समझ में, उनको ज्यादा लोड नहीं झेल पाते वो। तो इसलिए सीबीएसई ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, सिलेबस को कम कर दिया है कि लोड ना पड़े बच्चों के ऊपर। आ रहा है समझ में। पहले के बच्चों का क्या था कि टीचर मार भी देते थे तो घर पे आकर ही बताते थे वो, क्योंकि अगर घर पे बताया तो घर पे पिटाएंगे कि तुम्ही ने कुछ गड़बड़ किया है। लेकिन आज आज का क्या है, घर पे बताओ तो तुरंत पेरेंट्स चले जाते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ। गवर्नमेंट भी मना कर दी है बच्चों को नहीं मारना है, नहीं तो स्कूल से निकाल दिया गया। तो इन सब चीजों की वजह से थोड़ा सा तो इम्पैक्ट पड़ा है स्टूडेंट पे। क्या कह रहे हो, नहीं मराए हो ना। हमारा है अच्छा मराते हो। देखो अब अंदर अंदर चल रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हर स्कूल में मराते हैं टीचर बच्चे। आया समझ में? लेकिन अगर उसको तुम सोशल मीडिया पर अपलोड करोगे वीडियो बनाकर, तो एक्शन पक्का हो जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि ये चीज एक्शन मतलब ये साफ मना है गवर्नमेंट की तरफ से, बच्चों को मारना साफ मना है। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट, चेंज इन स्टेट में क्या है, जैसे एग्जांपल ले सकते हो कैंडल वैक्स का। ठीक है, वैक्स क्या करता है, अपने स्टेट को चेंज करता है, लिक्विड स्टेट में आता है सॉलिड से। ठीक है, तो इस चीज का कैंडल वैक्स का एग्जांपल ले सकते हो, जिसमें वैक्स सॉलिड में होता है और वो वाटर फॉर्म को क्या करता है, कंबशन के द्वारा चेंज कर लेता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो सकता है चेंज इन स्टेट में। कोई दिक्कत है, ये आया हुआ है सब, तो इन सब पे थोड़ा ध्यान लगाना पढ़ने में। ये एग्जांपल देख लो चेंज इन वैक्स का, क्लियर है। हर चीज का जो है फोटो इमेज डाला हुआ है। अब देखो यहाँ पे एक चीज तुमको देखने को मिलेगा क्या, कि ये जो जिंक, हाँ एक चीज देखो, ये जो जिंक ग्रेनोल वाला है ना, ये भी पिछले साल पूछा हुआ है, एमसीक्यू में पूछा था। समझ में आया, किसमें पूछा है, एमसीक्यू में पूछा था कि ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है ये रिएक्शन। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जिंक जो भी लिखते हैं नोट्स में अपने, वो सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उससे बाहर तुमको बोल ही रहे क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। एग्जाम में बैठोगे कहोगे अरे यार सारा क्वेश्चन नोट से है। तो जो जिंक ग्रेन्यूल्स था और जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था, वो दो कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। पहला, इनके रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन होता है जो कि हाइड्रोजन गैस होता है, जो पॉपअप साउंड निकालता है। आया समझ में। और दूसरा ये कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं चेंज इन टेम्परेचर का। इनमें क्या होता है, टेम्परेचर का राइज हो जाता है, टेम्परेचर का जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है। तो ये दो तरीके का इवोल्यूशन, दो तरीके कैरेक्टर्स दिखाते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा है, ये दोनों कर लेता है, गैस भी चेंज करता है। हाँ, गैस चेंज नहीं करता है, गैस को इवोल्यूट करता है, बनाता है। आया समझ में, और टेम्परेचर को चेंज करता है। ठीक है, दो तरह के कैरेक्टर्स दिखाता है ये।
अपने रिएक्शन में, जिंक ठीक है। जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी डाइल्यूट H2SO4 और जिंक ग्रेन्यूल का मतलब है जिंक का क्या चीज, जिंक ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या है, जिंक का टुकड़ा, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, जो पीस है जिंक ग्रेन्यूल्स के, उनको कहा जाता है जिंक ग्रेन्यूल्स। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, ठीक है। आया समझ में, क्योंकि उसमें वाटर का मात्रा ज्यादा है इसलिए डाइल्यूट लिखा गया है। नहीं तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर कंसंट्रेटेड है तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स के कैटेगरी में आते हैं। आया समझ में। लेबोरेटरी में स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, सॉरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आया समझ में, इसको रखना गवर्नमेंट ने मना किया है कि कंसंट्रेटेड कोई भी एसिड अपने स्कूल लैब में नहीं रखेगा। आया समझ में, और रखेगा तो लाइसेंस प्रॉपर होना चाहिए। आया समझ में। क्योंकि पिछली 2015 2014 का बात है, जब हम लोग सनबीम में नहीं थे, उस समय कंसंट्रेटेड एसिड रखा जाता था लैब में, और घटना हो गया था। बच्चे क्या किए थे, इधर उधर मिक्स करने लगे, उसके दौरान क्या हुआ, उस लैब में आग आग लग गया था, रिएक्शन हो गया था गलत। असेंबली में नहीं, लैब में। हाँ, सनबीम में आग लग गया था। कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, बच्चे सब टाइमली सब बाहर निकल गए थे। और फायर एक्सटिंग्विशर इसलिए रखा जाता है, समझ में आया। इस जगहों पर हमेशा फायर एक्सटिंग्विशर क्या होना चाहिए, रहना चाहिए। तो उसकी वजह से वो बुझ गया था, ज्यादा कुछ हंगामा नहीं हुआ, लेकिन आग बहुत भयंकर लगा था। तो ऐसा हो गया। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड मामूली बात नहीं होता है रखना, संभाल के रखना पड़ता है इन सब चीजों को। और बच्चों के हाथ में तो खासकर नहीं दिया देना चाहिए। 10th मेरा सनबीम से हुआ है और 12th मॉडल स्कूल से। मेरा मेरा बैच था उस समय का 2017-18 का। उसी में शायद एक मैम 17-18 नहीं, 16-17 का था। उसी में मैम शायद मैथ देख सका हूँ। अब ये तो नहीं सुने हैं। नीचे जब था केमिस्ट्री लैब में ना, केमिस्ट्री लैब तो हम लोग के समय पर तो ऊपर ही था। केमिस्ट्री लैब जब हम लोग थे तब तो ऊपर ही था। ये सब बहुत सब ले बहुत पहले का होगा, क्योंकि हम लोग तब जब थे तब, क्योंकि हम लोग जब थे तब केमिस्ट्री लैब फिजिक्स लैब दोनों ही ऊपर रहता था, नीचे सिर्फ म्यूजिक का क्लास चलता था। हम तो ऐसे फिजिक्स और बायो नीचे आ गए, केमिस्ट्री पर हम फिर टेस्ट बैठे सब अब का पता नहीं है, लेकिन उस समय पर यही चलता था। पहले स्कूल बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा बेकार हो गया है। तो ये चीज समझ में आया। यस पोटेशियम आयोडाइड का मतलब क्या है, KI, शॉर्ट फॉर्म में उसको क्या बोलेंगे, KI। के का मतलब पोटेशियम, और आयोडाइड को आई बोलते हैं, आयोडीन है, आयोडीन है ये। लेकिन बोले थे ना कल कि लास्ट वाले में IDE लगा देते हैं, कोई भी कंपाउंड है उसका लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसमें IDE लगा देते हैं, कंपाउंड में अगर वो चीज है तो। आया समझ में। सिर्फ एलिमेंट है तो उसका नॉर्मल नाम याद करो, आयोडीन हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। आया समझ में। लेकिन अगर कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा, फिर आयोडीन नहीं लिखेंगे, आयोडाइड लिखेंगे। आया समझ में। तो पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन लीड नाइट्रेट के साथ, आया समझ में, PbNO3, लीड नाइट्रेट का मतलब है PbNO3। आया समझ में, लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट के साथ सोल्यूशन भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। पहला, प्रिसिपिटेशन का फॉर्म करता है, जिसमें लीड नाइट्रेट जो है प्रिसिपिटेट के फॉर्म में बन जाता है। और चेंज इन कलर का भी इसमें क्या होता है, रिएक्शन शो होता है, जिसमें कलरलेस जो है वो येलो में चेंज हो जाता है। कलरलेस जो मटेरियल है, यानी पोटेशियम आयोडाइड जो सोल्यूशन जो कलरलेस है, वो किस में हो जाता है, येलो कलर में हो जाता है। आया समझ में, क्लियर है। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इनको याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में चेंज, जैसे क्विकलाइम वाटर, क्विकलाइम जो वाटर होता है जिसको CaO बोलते हो, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हो, ठीक है। उसका उसका रिएक्शन किसके साथ, स्केल्ड लाइम के साथ, स्केल्ड लाइम यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी CaOH होल ट्वाइस, उसके साथ। हाँ, लाइम यानी पोटेशियम, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड, और स्केल्ड लाइम का मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, समझो। दोनों एक ही ना हुआ कुछ नहीं, ना, तो एक ही होता है। देखो, लाइम, लाइम वाटर मतलब हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, और स्केल्ड लाइम मतलब हो गया कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड। सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म। आ रहा समझ में? इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन देखो तुमको दिखाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ देखो, हाँ ये देखो, कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज द लाइम, या जिसको हम क्विकलाइम बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, और वहीं पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्केल्ड लाइम बोलते हैं। हर चीज का ध्यान रखा गया नोट्स बनाते वक्त, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 1 मार्क्स में कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लाइम दिया है, स्केल्ड लाइम दिया है, और 2 अलग और एग्जांपल दिया हुआ है, क्वेश्चन ए सॉरी ऑप्शन दिया है। समझ में आया? तो बच्चे हमेशा इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को वो हमेशा स्केल्ड लाइम बना करके आ जाते हैं लिख कर, ठीक है। तो स्केल्ड लाइम कुछ नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड में जब वाटर का रिएक्शन करते हो, पानी डालते हो, तो तुम्हारा फॉर्मेशन हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। आ रहा समझ में कि नहीं आया? जब चूने में तुम पानी मिलाओगे तो रिएक्शन होकर के बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आया समझ में? जब चूना में तुम पानी मिलाओगे तो, जो डाउट ठीक है। नोट्स में लिखा हुआ है। जो डाउट है नोट्स में लिखा है, क्लियर है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हर एक चीज का ध्यान रखा गया नोट्स में, तो इन चीजों का ध्यान रखना। और चेंज इन टेम्परेचर में एक और पढ़े थे, जिंक ग्रेन्यूल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ। पीछे पढ़े थे ना कि ये भी नेचर दिखाता है, तो यही दोनों तुम्हारे यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? अब एक चीज याद रखना यहाँ पर, क्या, जो तुम्हारा रिएक्शन होता है क्विकलाइम का किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक क्यों बोलते हैं, और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, जल्दी बताओ। जिसमें हीट, एक्सो का मतलब एग्जिट, जिसमें हीट निकल रहा हो, जिसमें हीट क्या हो रहा हो, बाहर निकल रहा हो उस रिएक्शन के दौरान। जैसे देखो चूने में जब तुम पानी मिलाते हो तो देख तो बुलबुला छूटता है, चूना नहीं अभी मिलाते हो, कभी देखे हो कि नहीं देखे हो? नहीं देखे हो, देखना कभी। जब घर पेंट किया जाता है व्हाइट कलर से, चूने वाले पेंट से पेंट किया जाता है, तो उस समय चूने में जब पानी मिलाओगे ना, तो देखना काफी ज्यादा वो जिसमें भी मिलाए हो वो काफी ज्यादा गर्म हो जाता है समझ में? वो बर्तन जो है, हाँ काफी रिएक्शन होता है ना। जब तुम चूने में, हाँ चूने में जब तुम पानी मिलाओगे तो बुलबुला छूटेगा। क्या छूटेगा? बुलबुले, ठीक है। जिसमें हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ, पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन ये कि काफी ज्यादा उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, यानी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, राइज कर जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। तो जिस भी बर्तन में रखते हो ना वो बर्तन गर्म हो जाएगा, उसको टच नहीं कर पाओगे उस समय पर। और जब थोड़ी देर तक छोड़ दोगे, रिएक्शन अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाएगा, शांत हो जाएगा रिएक्शन, तब उसके बाद मिलाता है मिस्त्री आकर के उसको आराम से। आया समझ में? मिला करके फिर क्या करता है, कुचारा करता है। इसको करके देखना घर पे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया? तो चूना है, और चूने में जब पानी मिलाते हो तब जाके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्केल्ड लाइम जिसको बोलते हैं वो बनता है, ऐसा ठीक है। कोई नहीं दिक्कत की बात पानी नहीं है। डालने पे करता है। हाँ पानी पानी में डालोगे तो रिएक्शन करेगा, पानी में डालोगे तो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो क्विकलाइम और वाटर, क्विकलाइम और वाटर का रिएक्शन से जो स्केल्ड लाइम बना, ये कैसा रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक, क्योंकि इस रिएक्शन में हीट एनर्जी बाहर निकलता है। इस रिएक्शन में हीट एनर्जी क्या होता है, बाहर निकलता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। समझ में आया? क्योंकि इसमें हीट जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और एंडोथर्मिक का मतलब है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हमें हीट देना पड़े। समझ में आया? उस रिएक्शन को कराने के लिए हमें हीट देना पड़े, तो एंडोथर्मिक। और एक्सो का मतलब बाहर होता है, तो एक्सोथर्मिक मतलब हीट वहां पे निकल रहा है, बाहर निकल रहा है खुद भी खुद। समझ में आया? बाकी और भी है चेंज इन टेम्परेचर में, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2 का होल, BaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2 का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड से। आया समझ में? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, आया समझ में? इसके साथ रिएक्शन करोगे जब NH4Cl, देखो यहाँ लिखा भी है ब्रैकेट में, और बेरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करोगे, जब इन दोनों का रिएक्शन करोगे तो तुमको मिलेगा बेरियम क्लोराइड। तुमको क्या मिलेगा? बेरियम क्लोराइड, यानी कि बेरियम जो है वो क्लोराइड से जाके रिएक्शन मिल जाएगा, और यहाँ पर तुमको NH4OH2 यानी अमोनिया और वाटर बाहर निकल जाएगा।
एमोनिया जिसको NH3 बोलते हो, और इसमें का एक H, टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं। हाँ, और इसमें से एक H लेकर के दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसका रिएक्शन देखो ऐसे होगा, BaOH होल ट्वाइस का रिएक्शन जब NH4Cl से करते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हाँ, तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगा कि बेरियम क्लोराइड के साथ यानी BaCl2, BA BaCl2 प्लस एमोनिया यानी NH3 और प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ये होगा पूरा इसका रिएक्शन। आया समझ में? नहीं है? क्लियर है? हाँ, तीन प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर, बेरियम क्लोराइड, एमोनिया और वाटर के मॉलिक्यूल्स। आया समझ में? क्लियर है? तो इसके रिएक्शंस में तुम्हें ये देखने को मिलेगा। जब मैं से ना कि ये दो इसको रिएक्ट करने पे क्या आएगा, आता है तो जो भी आएगा वो हम करा देंगे। चलेगा। घबराओ नहीं, सारा रिएक्शन करा देंगे, उसी में से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। टेंशन तुम्हें नहीं लेना है, जितना करा दिए उतना काफी है। प्लस तुम्हें कैसे पता चलेगा इधर क्या होगा, बेसिक जब कराएंगे, रिएक्शन जब कराएंगे, चीजें केमिकल रिएक्शन जब कराएंगे तो उसमें सब पता चलेगा। बैलेंस करना है। अभी भी देखो, अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं हुआ है, अभी ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर रिएक्टेंट की तरफ क्लोरीन का मॉलिक्यूल्स एक ही है लेकिन इधर दो है, तो अभी इम्बैलेंस है। बैलेंस कैसे करते हैं वो सब सिखाएंगे, बस अभी बैलेंस वाला आने दो। समझ में आया? 4 स्टेप है, शॉर्ट ट्रिक है बैलेंस करने का, बस उस 4 स्टेप को तुम्हें फॉलो करना है। दुनिया का कोई भी इम्बैलेंस इक्वेशन होगा तुम उसको बैलेंस कर पाओगे। आया समझ में? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहां तक समझ में आया? अब देखो, ये जो रिएक्शन होता है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि इसमें हीट देना पड़ता है रिएक्शन करने के लिए। आया समझ में? इसके ऊपर जो है हीट देना पड़ता है। इस तरीके से ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल बनने का मतलब हीट दे रहे हैं। आया समझ में? तो इस रिएक्शन में हमें हीट देना पड़ता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना? कंफ्यूजन? बोरिंग लग रहा है क्या क्लास? अच्छा लग रहा है ना? चीजें चल रहा है ना? देखो, इतना गला फंसने के बाद भी तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है? तो टीचर जितना मेहनत करता है ना, उससे डबल ट्रिपल मेहनत है स्टूडेंट को करना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखो। समझ में आया? चाहते तो छुट्टी दे सकते थे लेकिन नहीं, फिर सिलेबस तुम्हारा पीछे हो जाएगा। समझ में आया? और एक ही टीचर है, 3 सब्जेक्ट बायोलॉजी का, 2 3 सब्जेक्ट लेके चलना है, साइंस का, एक मैथ का। तो एक टीचर इतना जब पढ़ा रहा है तो इसको रेगुलर लेके चलना पड़ेगा। हाँ, कंप्यूटर भी तुम्हारा स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है? भैया पढ़ाएंगे। अभी उसको आ जा रहे तो थोड़ा जा रहा है दिल्ली, दिल्ली से आएगा तब तुम्हारा स्टार्ट करवा देंगे। तो दिक्कत है, कंप्यूटर वैसे ज्यादा वो नहीं है, अगर तुम 1 महीना भी अगर तुम पढ़ लिए सही से तो तुम्हारा कंप्लीट है। सोचो, हम लोग बोर्ड का एग्जाम में 1 सप्ताह पहले पढ़ के गए थे, सैंपल पेपर का जो नोट्स होता है सिर्फ वो, और वहीं से क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन बाहर नहीं था। 50 नंबर का था, आया समझ में? हाँ, 50 नंबर का था, और उसमें मेरा 5 नंबर ही सिर्फ कटा था, यानी 45 नंबर आया था। 50 नंबर स्कूल में रहता है। 50 नंबर स्कूल से जाता है, ठीक है? जो प्रैक्टिकल बनाते हो, जो वहाँ पे चीजें करते हो, तो सबका मिला था। समझ में आया? क्लियर है? तो और CBSE में ये भी एक फायदा हो जाता है ना, कि जिसमें मार्क्स कम होता है उसमें कंप्यूटर गाइड हो जाता है। छोटा सा बना। मेन सब्जेक्ट में, लेकिन जैसे मैथ और साइंस और SST, इन सब में अगर मार्क्स कम है तो कंप्यूटर का जोड़ जाता है उसको जवाब। ठीक है? तो ये चीज समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो, यहाँ पे एक और रिएक्शन देख लो। ये भी जो है तुम्हारा कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ बनता है CO2। ठीक है? तो ये भी कैसा रिएक्शन है? ये भी कैसा रिएक्शन है? कैसा रिएक्शन? एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक? कैसे? हीट निकल नहीं रहा। हीट नहीं निकल रहा है? कहाँ नहीं निकल रहा है हीट? हाँ, कार्बन ऑक्सीजन के मिलाने पे हीट क्या निकलता है? अरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता कैसे है ये बताओ पहले हमें। जब कुछ भी चीज जलाते हो तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। जैसे प्लास्टिक घर पे जला दिए, कूड़ा कबाड़ा जला दिए, तो जो ब्लैक रंग का धुआं निकल रहा है वो क्या है?
कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो क्या उस गैस को निकालने के लिए एनर्जी दे रहे हो क्या? वो तो खुद पे खुद एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे। हाँ, तो खुद पे खुद एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है तो कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है इस रिएक्शन के दौरान। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है तो उस समय एनर्जी कितना प्रोड्यूस, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। आया समझ में? क्लियर है? और ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखा करो। देखो यही है, क्विकलाइम जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो स्केल्डाइन बनता है, और इस दौरान बहुत ज्यादा मात्रा में हीट क्या होता है, रिलीज होता है। तो ये देखो, ये है तुम्हारा क्विकलाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना, ठीक है, और ये है बीकर। अब इसमें जैसे तुम पानी मिलाए तो रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, खोलना स्टार्ट हुआ, टूटना स्टार्ट हुआ चूना, ठीक है। और इसके दौरान जो बबल्स, ऑक्सीजन निकल रहा है बाहर, सॉरी हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। और इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है, जो बीकर है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, टेम्परेचर में राइज कर जाता है। यानी कि जो भी बर्तन है, पानी डाल वो देखो बनने लगता है। वो प्रिसिपिटेशन के फॉर्म में बनने लगता है, वो ब्लीचिंग प्रिसिपिटेट कर जाता है। आया समझ में? ब्लीचिंग पाउडर के बारे में भी उसका सब चीज पढ़ेंगे। अभी लास्ट जैसे ही होगा उसमें ब्लीचिंग पाउडर हो गया, फिर उसके बाद तुम्हारा बेकिंग सोडा हो गया, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, उनका फॉर्मूला पढ़ेंगे, उनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में आता है। आया समझ में? क्लियर है? नहीं क्लियर है? प्रिसिपिटेशन वाला, प्रिसिपिटेशन में वही रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड का। बेरियम क्लोराइड मतलब क्या है, फॉर्मूला बताओ बिना देखे, बेरियम क्लोराइड को क्या बोल सकते हो? बेरियम मतलब बी है, क्लोराइड मतलब Cl। अब क्लोरीन हमेशा कैसा रहता है, डबल अपने स्ट्रक्चर्स में रहता है, यानी Cl2 के फॉर्म में होता है, ठीक है, यानी BaCl2 बेरियम क्लोराइड। BaCl2 का रिएक्शन जब तुम किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ करोगे, तो बैरियम जो है वो हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो बैरियम चला गया सल्फेट के साथ और हाइड्रोजन चला गया क्लोरीन के साथ, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना और बैरियम सल्फेट बना। बैरियम सल्फेट पीपीटी फॉर्म में बन जाएगा, पीपीटी यानी प्रिसिपिटेशन फॉर्म में बन जाएगा। और ये जो है वो एक्वस फॉर्म में, यानी इसकी जिसमें पानी का मात्रा ज्यादा होता है उसको एक्वस फॉर्म कहते हैं। तो ये रिएक्शन तुम्हारा बनता हुआ दिखेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? चलो, तो प्रिसिपिटेशन फॉर्म हो गया। और ये मेरे ख्याल से लास्ट एक रिएक्शन है पोटेशियम आयोडाइड KI का, किसके साथ, लीड नाइट्रेट के साथ, PbNO3 होल ट्वाइस के साथ। आया समझ में? पोटेशियम आयोडाइड यानी KI का रिएक्शन लीड नाइट्रेट यानी PbNO3 होल ट्वाइस। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? रिप्लेस कर देगा। तो हाँ, तो यहाँ पे रिएक्शन होगा तो येलो कलर का प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा पोटेशियम आयोडाइड का। आया समझ में? KI का। समझ में आया? यहाँ जहाँ पे पोटेशियम रिप्लेस कर देगा किसको, Pb को, ठीक है। क्लियर है? तो पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा और उधर आयोडीन का सोल्यूशन नाइट्रेट के साथ बन जाएगा। क्लियर है ना? नहीं क्लियर है? यही है, येलो कलर का प्रिसिपिटेशन बनेगा पोटेशियम आयोडाइड का। तो प्रिसिपिटेशन इज अ फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्यूबल प्रोडक्ट। प्रिसिपिटेशन का मतलब है कि वो सॉल्यूशन में क्या हुआ है, घुला नहीं है, इनसोल्यूबल है, ठीक है। लीड येलो कर रहे हाँ, रिएक्शन के दौरान वो येलो कलर का हो जाता है। वेन कलरलेस सोल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट, जो लेड नाइट्रेट था कलरलेस सोल्यूशन, उसमें जैसे तुम पोटेशियम आयोडाइड डालोगे तो जो सोल्यूशन वो कैसा हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। आया समझ में? क्लियर है? तो ये रिएक्शन होता हुआ दिखेगा, चेंज इन कलर, और प्रिसिपिटेशन फॉर्म होगा किसका, लीड आयोडाइड का। लीड आयोडाइड का प्रिसिपिटेशन फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है चीजें कि नहीं क्लियर है? बाकी ये है कंबसन का, ठीक है। यहाँ पे देखो हीट निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये फ्यूल है इसका पूरा, और यहाँ से ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर भेज रहा है। ऑक्सीजन ले रहा है एटमोस्फेयर से, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल रहा है। आया समझ में? इस तरीके से मोमबत्ती काम करता है। ये देखो यही है चूना का, देखो चूना था इसमें पानी डालते देखो कैसा रिएक्शन हुआ। समझ में आया? देखो चूना था इसमें जैसे ही पानी डालेंगे देखो धुआं निकलना स्टार्ट हो गया। हुआ हो कि नहीं हुआ? देखो रिएक्शन हुआ। तो हर एक चीज का ध्यान रखा गया है। तुम कह रहे थे ना घर पे जाके देखेंगे, वो चीज यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसे ही तुम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डालोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। आया समझ में? और रिएक्शन इस तरीके से हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हैं। चूना जैसे चिपक गया। हाँ, Clear। और ये चीज तो समझ ही गए। चेंज इन टेम्परेचर में टेम्परेचर राइज भी कर सकता है, टेम्परेचर फॉल भी कर सकता है। और बाकी कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग
कॉमन नेम लाइम या फिर क्विक लाइम भी बोलते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्केल्ड लाइम। क्या होता लाइम और क्विक लाइम में कुछ अंतर नहीं है, दोनों ही बात सेम है। क्विक देखो, लाइम का मतलब हो गया कि वो लिक्विड स्टेट में आ गया, है? ठीक है, लाइम। ठीक है, अब क्विक लाइम मतलब ये वही जल्दी रिएक्शन जो करे। क्विक लाइम मतलब जो जो एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा सब्सटेंस जो अपना रिएक्शन काफी फास्ट करता हो, दैट इज कॉल्ड क्विक लाइम। आया समझ में? इसलिए हम उसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। ये पानी के साथ रिएक्शन बहुत जल्दी करता है, पानी डालता हुआ नहीं कि रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। अभी पीछे देखे थे, धुआं निकल रहा था, हो रहा था ना, इसलिए इसको क्विक लाइम भी बोला जाता है। क्लियर है? कभी भी नहीं। अब पढ़ेंगे आगे केमिकल इक्वेशन। अब पढ़ेंगे किस चीज को? केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस के बारे में जो था थोड़ा वो जानकारी हम लोग कंप्लीट हो गया। अब केमिकल इक्वेशन, जहाँ पे बैलेंसिंग इक्वेशन के बारे में अब धीरे धीरे पढ़ेंगे। देखो, केमिकल इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ा? तो जो भी मेथड है रिप्रेजेंट करने का केमिकल रिएक्शन में, जैसे सोडियम को Na लिख देते हो, सोडियम क्लोराइड को NaCl लिख देते हो, तो जो भी मेथड है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का विद द हेल्प ऑफ सिंबल, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, आया समझ में, किसी भी सब्सटेंस का, उसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। समझ में आया? डेफिनेशन डेफिनेशन पूछा जाता है। नेक्स्ट, जैसे कह रहा है कि जिंक मेटल को रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो फॉर्म करेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसमें जिंक का रिएक्शन सल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो बना जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, बना। समझ में आया? तो अब इसको तुम जिंक को लिखोगे Zn, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड को लिखोगे H2SO4। रिएक्शन में तुम्हारा बना इधर जिंक सल्फेट यानी ZnSO4। तो ये जो तरीका लिखा है सिंबलिक फॉर्म में, ठीक है, इसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। आया समझ में? क्लियर है? क्लियर है ना? जिसमें एरो की साइड को रिएक्टेंट बोलते हैं और एरो को साइड को प्रोडक्ट बोलते हैं, और बाकी सिंबलिक फॉर्म में ये सारे चीज दिया हुआ। क्लियर है ना? ए केमिकल इक्वेशन इज ए शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन। ये क्वेश्चन पूछा था 1 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पे क्या दे दिया था कि यहाँ ब्लैंक दे दिया था, ठीक है, और लिखा था कि इज ए शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और 4 ऑप्शन दिया था जिसमें से करेक्ट आंसर है केमिकल इक्वेशन। क्लियर है ना चीजें? बेसिक लगेगा, क्या कह रहे हो? बेसिक वाला। बेसिक अभी स्टार्ट होगा धीरे धीरे। अब देखो, बैलेंस्ड एंड इम्बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी कि एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट एलिमेंट में, यानी रिएक्टेंट के साथ भी, रिएक्टेंट के तरफ भी इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है ऐसा में, और प्रोडक्ट के साथ भी क्या है? इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है। तो उसी को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे समझो, H2 plus O2 gives H2O। तो देखो जरा, ये है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के साथ हाइड्रोजन जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स है, और ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल्स है? 2। और प्रोडक्ट के साइड हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स है, लेकिन ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल है? एक ही है। आया समझ में? तो क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की तरफ मॉलिक्यूल्स का मात्रा सेम है, एटम्स की मात्रा? हाँ, नहीं है ना? तो यानी अभी ये इम्बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिधर कम है, कमी है, उधर बढ़ाना पड़ेगा। आया समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अभी इसको बैलेंस करना कैसे करना है वो सब सिखाएंगे। अभी इतना चीज समझ में आया कि नहीं आया? चलो टू लगा देंगे H2O पे। अभी देखते हैं कैसे करते हैं इसको। यहाँ पे समझ में आया? क्लियर है ना? H2O अभी देखते हैं कैसे करेंगे। अभी बैलेंस वाला 4 मेथड तुमको शॉर्ट में नहीं बताया ना, इसलिए अभी नहीं तुमको वो कर पाए। जैसे इसमें देखो, जिंक जो है H2SO4 के साथ ZnSO4 प्लस H2 बनेगा। तो देखो जरा इधर, जिंक इधर एक ही एटम है जिंक का, हाइड्रोजन का इधर 2 एटम है, सल्फर का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 4 एटम है। इधर देखो जरा, जिंक का 1 एटम है, सल्फर का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 4 एटम है, हाइड्रोजन का 2 एटम है। तो देखो जरा, जिंक 1 है, जिंक 1 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सब बराबर है। यानी ये कैसा इक्वेशन है?
बैलेंस्ड इक्वेशन। कैसा इक्वेशन है? बैलेंस्ड इक्वेशन। समझ में आया? क्लियर हुआ? क्लियर है? अब बैलेंस करते कैसे हैं इसके ऊपर जो है अब हम लोग चर्चा करेंगे। अब धीरे धीरे बैलेंस की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है। सबसे पहली बात, बैलेंस्ड करना ही क्यों है? तो बैलेंस इसलिए करना है क्योंकि एक नाइन्थ में तुम मेथड पढ़े होगे, क्या चीज? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो बोलता है, क्या बोलता है कि मास मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मास ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। रिएक्टेंट के साथ जितना मास है उतना ही प्रोडक्ट के साथ भी होगा। आया समझ में? तो जो केमिकल इक्वेशन है बैलेंस्ड वाला, वो सेटिस्फाई करता है इसी लॉ को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ही सेटिस्फाई करता है। आया समझ में? जो बोलता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। समझ में आया? इनबैलेंस इक्वेशन जिसमें अनइक्वल नंबर ऑफ क्या हो, एटम्स हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड, उसे क्या बोलेंगे? इनबैलेंस्ड इक्वेशन। जैसे एग्जांपल में वही ले लो, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो ये इनबैलेंस्ड अब इक्वेशन है। ठीक है, बैलेंस कैसे करना है अभी दिखाते हैं तुम्हें। समझ में आया? देखो एग्जांपल वही, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो यहाँ पे इनबैलेंस्ड है ये। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रोडक्ट की साइड एक ही है, लेकिन इधर तो दो दो है दोनों। ठीक है, तो अभी तो इम्बैलेंस है ना। इधर दो हाइड्रोजन था, इधर भी दो हाइड्रोजन था, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ दो है लेकिन यहाँ एक ही है, तो इम्बैलेंस्ड है अभी। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो जरा, जो स्पेस में कोई भी चीज लॉन्च किया जाता है, सेटल, ठीक है, जैसे एक डिस्कवरर नाम का एक सैटेलाइट था, सॉरी रॉकेट था, उसको लॉन्च किया गया था स्पेस में। तो इसमें जो है जो फ्यूल भरा जाता है वो होता है लिक्विड हाइड्रोजन, जो रिएक्ट करता है लिक्विड ऑक्सीजन के साथ और वाटर का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? वाटर का। और वाटर का जब फॉर्मेशन करता है तो बहुत बड़े मात्रा में लॉट ऑफ एनर्जी का फॉर्मेशन होता है उस दौरान। आया समझ में? और उसी एनर्जी का ही मदद से कोई भी रॉकेट जो है वो अर्थ के ग्रेविटी को स्केप करते हुए बाहर निकल जाता है। आया समझ में? इतना ज्यादा मात्रा में एनर्जी होता है। तो जो वाटर फॉर्मेशन किया, प्रोवाइडिंग ए ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। एंड यही जो है मदद करता है उस सेटल को अर्थ से बाहर ले जाने में, उस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाने में। आया समझ में? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बस रॉकेट नीचे से धुआं आता है कि चारों तरफ से धुआं निकलता नहीं, है? नीचे से, चारों तरफ से नहीं। इधर में से- क्या जी? इधर से नहीं, समझो, नीचे से जब धुआं निकलेगा तो धरती पर टकराएगा धुआं तो फैलेगा ना चारों तरफ, और धरती के अंदर थोड़ी धुआं घुस जाएगा। तभी देखिए पहले ही देखो धुआं हाँ, तो लेफ्ट वही वहीं से तो निकल रहा है ना। ये पहले जो निकल रहा है इधर, पहले वाला जो कह रहे हो, हाँ, इधर। हाँ देखिए अरे समझो, ये जो देखो, वहां से जो धुआं निकला वही इधर निकल रहा है आकर। देखो यहाँ से बहुत फास्ट होता है ना प्रोसेस, गैस का गैस का फ्लो जो है वो बहुत फास्ट होता है, जल्दी होता है। देखो यहाँ से जो पहले धुआं निकला फिर इधर आके निकल रहा है, देखना जरा। देखो यहाँ निकला फिर इधर से निकला। सैटेलाइट से जहाँ सैटेलाइट समझ में आया? आधा घंटे आगे दूर रहता है वो क्या? ऑप्टिक जहाँ से लॉन्च करता है इसे हाँ, ज्यादातर ये सब जो लॉन्चिंग होता है वो समुद्र के पास से होता है। ठीक है, कहीं भी किसी कैपिटल के बीच से नहीं होता है लॉन्चिंग, क्योंकि अगर रॉकेट में कुछ फेल होता है तो सीधे उसको समुद्र में गिराया जाएगा। आया समझ में? डायरेक्शन दे करके, इसलिए इसको समुद्र के किनारे रखा जाता है। कोई डाउट है यहाँ पर? तो यहाँ पर लिक्विड हाइड्रोजन H2 लिक्विड फॉर्म में प्लस O2 लिक्विड फॉर्म में रिएक्शन करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनाया जाता है, जो कि फ्यूल का काम करता है। आया समझ में? क्लियर है नहीं क्लियर है? बाकी देखो, कौन कौन से एटम अपने डाई एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। डाई एटॉमिक फॉर्म में कौन कौन से एटम होते हैं तो इनको याद रखना। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कौन कौन रहते हैं? जैसे ऑक्सीजन हमेशा O2 फॉर्म में दिखेगा तुम्हें,
हाइड्रोजन हमेशा तुम्हें H2 फॉर्म में दिखेगा, नाइट्रोजन हमेशा N2 फॉर्म में, फ्लोरीन हमेशा F2 फॉर्म में, क्लोरीन हमेशा Cl2 फॉर्म में, ब्रोमीन हमेशा Br2 फॉर्म में, आयोडीन हमेशा I2 फॉर्म में दिखेगा। आया समझ में? सिंगल में रहेगा तब, एलिमेंटल स्टेट में रहेगा तब ये हमेशा अपने डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में दिखेंगे। आया समझ में? इनके हमेशा दो मॉलिक्यूल्स रहता है, ठीक है। लेकिन जब ये कंपाउंड में बनते हैं, जैसे पोटेशियम आयोडाइड, तो वहां पे इसका Ki होगा, Ki2 मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि वो तो कंपाउंड फॉर्म में है। लेकिन एनिमेल्टन फॉर्म का मतलब है सिर्फ इन्हीं का ही मॉलिक्यूल होना चाहिए, ठीक है। अभी कंपाउंड मॉलिक्यूल सब पढ़ेंगे अभी। क्लियर है यहाँ पर कि नहीं क्लियर है? अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के जो 4 स्टेप्स हैं अब उसको देखते हैं, ठीक है, जो शॉर्ट मेथड बोल रहे थे। सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वो प्रोसेस जिसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स है इक्वल करना होता है, रिएक्टेंट के साइड भी और प्रोडक्ट के साइड भी, उसी को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आया समझ में? अब जरा देखो, 4 स्टेप फॉलो करना है तुम्हें सिर्फ। क्या? कोई भी अगर तुम्हें बैलेंस्ड इक्वेशन करने के लिए दिया जाए, इक्वेशन, आया समझ में? कोई भी इक्वेशन देके कहा जाए इसको बैलेंस करो, तो सबसे पहले तुमको उस पूरे इक्वेशन में ये ढूंढना है कि इनमें मेटल कौन सा है, इनमें मेटल कौन सा है, और मेटल को सबसे पहले बैलेंस करो। किसको बैलेंस करो? मेटल को सबसे पहले बैलेंस्ड करो, ठीक है। फिर जब मेटल बैलेंस हो जाए, रिएक्टेंट के साइड भी और प्रोडक्ट के साइड भी, समझ में आया? तब तुम देखो किसको? नॉन मेटल को। फिर किसको तुम बैलेंस करो? नॉन मेटल्स को बैलेंस करो। आया समझ में कि नहीं आया? जब नॉन मेटल को बैलेंस कर ली तो एक बार पीछे जाकर के मेटल को चेक कर लो कि नॉन मेटल को बैलेंस करते हुए कहीं मेटल तो नहीं घबरा गया, इनबैलेंस तो नहीं हो गया। आया समझ में? जैसे जैसे एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो एक स्टेप पीछे का चेक करते रहना। अरे समझ में क्या कह रहे हैं? तो पहले फिर मेटल के बाद नॉन मेटल को करोगे, और फिर नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद एक बार मेटल का चेक कर लोगे कि इसकी वजह से कहीं वो तो नहीं घबरा गया। समझ में आ रहा है जो कह रहे हैं कि नहीं आ रहा है? फिर उसके बाद किसको करोगे? मेटलॉइड्स को करोगे। किसको करोगे? मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स यानी जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का ही बिहेवियर को शो करे, प्रॉपर्टी को शो करे, तो मेटलॉइड्स को चेक करोगे। फिर उसके बाद किसको चेक करोगे? फिर उसके बाद कहाँ गया? फिर उसके बाद किसको चेक करोगे? हाइड्रोजन को चेक करोगे। किसको चेक करोगे? हाइड्रोजन। और फिर लास्ट में तुम चेक करोगे ऑक्सीजन को। समझ में आया? तो यही 4-5 स्टेप है जिसके जरिए तुम पूरा दुनिया कोई भी इक्वेशन हो उसको बैलेंस कर सकते हो। समझ में आया? में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता ही है। हाँ, सारे में तुमको देखने को मिलेगा, किसी किसी में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अधिकतर जो इक्वेशन होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तुम्हें देखने को ही मिलेगा। आया समझ में? तो उसी हिसाब से बनाया हुआ है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना? अब तुमको प्रॉब्लम आएगा कि भैया हमको कैसे पता कि वो कौन सा चीज मेटल है, हमको कैसे पता कौन सा चीज नॉन मेटल है, हमको कैसे पता कौन मेटल नॉन मेटल सॉरी मेटलॉइड्स है। बाकी ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो देख के पता लग जाएगा, लेकिन इन तीनों को कैसे पहचाने? अब प्रॉब्लम यहाँ फंसेगा। है समझ में? तो अब इसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन, ठीक है। हम्म तो अब हमको पहले वो पढ़ना पड़ेगा, तो वो चीज हम लोग अब कल से स्टार्ट करेंगे। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? टाइम हो गया? हाँ, 5 मिनट बचा है, 5 मिनट बच गया है। चलो कर ही देते हैं फिर। हाँ, वो बता देते हैं थोड़ा सा। देखो, सबसे पहले तो एक चीज याद रखो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है वो प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है। इनका मास जो है वो अप्रोक्सीमेट अगर देखें तो 1 1 और 0 होता है। ये दोनों हमेशा न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और ये हमेशा ऑर्बिट में घूमता हुआ चक्कर मारता हुआ दिखेगा। आया समझ में? क्लियर है ये चीज? ये सारे एटम के अंदर होते हैं। ये सारे कहाँ मिलेगा तुमको? एक एटम के अंदर मिलेगा। सब एटॉमिक ये चीजें हैं, एटम का पार्ट है, सब एटॉमिक पार्ट है। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए तुम्हें सबसे पहले 30 तक चीजें याद होनी चाहिए। एलिमेंट्स के 30 तक के नेम याद होने चाहिए लगातार सीक्वेंस वाइज। अगर जैसे बोले कि 21 पे क्या आता है तो तुरंत आना चाहिए, स्कैंडियम आता है। समझ में आया? जैसे बोले 25 पे क्या आता है तो तुम्हारे पास से तुरंत मैसेज आना चाहिए
जैसे ही बोले 26 पे आता है तुम्हारे पास तुरंत मैसेज आना चाहिए कि आयरन आता है। आया समझ में? कोबाल्ट आता है, निकल आता है, जिंक आता है, ये सब चीजें तुरंत आंसर आना चाहिए। ठीक है, जैसे बोले 70 नंबर पे क्या आता है तो क्लोरीन आता है, 18 पे क्या आता है तो आर्गन आता है, तो ये सब चीजें तुरंत आंसर आना चाहिए। तो इस तरीके से इस लेवल पे याद होना चाहिए 30 तक के एलिमेंट्स। तो इसका होमवर्क है आज, कल हम सुनेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। समझ में आया? तो इस चीज को करना है किसी भी हाल में। क्लियर है? नहीं क्लियर है? केमिस्ट्री तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। तुमको सब तुम्हारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो एमएससी जो किया हुआ है वो केमिस्ट्री से ही किया हुआ है। अरे तो केमिस्ट्री तो मेरा बहुत पहले से ही लेना देना उससे। इसीलिए पीसीएम, पीसीबी मिलेगा, डॉक्टर थोड़ी बनना है। ये चीज समझ में आया? अब देखो यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक का लिखा हुआ है यहाँ पर चीजें। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, आर्ग। सोडियम है, हाँ गुड। सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। पोटेशियम, कैल्शियम। तो ये 20 तक का हो गया। उसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, कॉपर, सॉरी आयरन, कॉपर, निकल, जिंक। इस तरीके से तुमको सारी चीजें याद होनी चाहिए। आ रहा है समझ में कह रहे हैं जो? क्लियर है ना? 10 हो गया था। 10 और याद करना है। उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म सबका याद रखना। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं। उसके बाद एटॉमिक नंबर, वही 1 2 3 4 ये चीजें एटॉमिक नंबर याद रखना। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, और देखो किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट में, ध्यान से समझना, किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम होते हैं। किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर तीनों ही सेम होता है। न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन जो है वो अलग होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन भी किसी किसी एलिमेंट में ही सिर्फ अलग होता है, नहीं तो सेम ही होता है अधिकतर एलिमेंट। आया समझ में? तो इक्वल क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर इक्वल होता है, अलग होता है न्यूट्रॉन। अब एटॉमिक मास कैसे निकलेगा हर एलिमेंट का, तो उसके लिए एक ट्रिक याद रखो, ऑड नंबर के लिए +1 और इवन नंबर के लिए सिर्फ डबल करना है। ऑड नंबर के लिए डबल करके +1 और इवन नंबर के लिए सिर्फ डबल करना है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पूछेंगे तो हाइड्रोजन इवन पे आता है कि ऑड पे आता है? हाइड्रोजन, और ऑड आता है। तो 1 का डबल करो, 1 का डबल 1, 1, और फिर उसमें 1 जोड़ दो, 2, 2। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2। आया समझ में? और रहता है उसको डबल करके प्लस में इवन आता है उसको डबल कर देगा, उसको डबल सिर्फ कर दो। जैसे तुमसे पूछे मास सोडियम, निकल जाएगा। हाँ जैसे तुमसे पूछे सोडियम का बताओ, सोडियम 11, 11, 22, 23। 23। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? किसी किसी चीज का एक्सेप्शन हो, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का क्या होता है 5.5 35.5 आता है, तो ये एक्सेप्शन होता है। ठीक है, तो कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं। भी आ सकता है, 37 भी आ हाँ, सकता तो 3 या 4, 3 भी नहीं है, 2, 2 या 3 है एक्सेप्शंस। ठीक है, बाकी सारे में ये मेथड लगेगा। है। Mystery exception। हाँ, बाकी सारे में ये मेथड लगेगा जो ट्रिक बता रहे हैं तुम्हें। आया समझ में? इससे आसानी से तुम एटॉमिक मास किसी का भी पता कर सकते हो, किसी का भी। जैसे ऑक्सीजन का पूछे, बताओ ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, Oxygen 8, 16, 16 खत्म कहाँ है? oxygen कैसे याद? आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स मेरे पास बहुत सारे भरा पड़ा है केमिस्ट्री का। अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से तुमको वैलेंसी, उसके बाद उसका ये मेटल नॉन मेटल कैसे पहचाने, उन सब चीजों से सब चीज बताएंगे तुम्हें देखो। ये सब हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुम मेटल नॉन मेटल ये सब बता सकते हो। आया समझ में? जैसे समझो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या होता है, टोटल 4 सेल होते हैं। कितने सेल होते हैं? L, M, N। और भी होता है, हाँ, लेकिन 4 सेल तक ही हम लोग को पढ़ना होता है, क्योंकि 30 तक में 4 इनफ है। 30 तक का एलिमेंट ही पढ़ना है, और 30 तक में 4 5 इनफ है। आया समझ में? 4 चाहिए। हाँ, 30 तक में 4 5 इनफ है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला याद रखना, सेल के अंदर का वैल्यू निकालने के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है, कहाँ गया, उसका फॉर्मूला होता है 2n²। हाँ, 2n²। इससे तुम सेल का वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे एक K पहला सेल होता है K, L, M, N। 2, तो जैसे n का वैल्यू 1 रखोगे, तो देखो K का मतलब है पहला सेल यानी 1, L का मतलब है दूसरा सेल, 2, M का मतलब है तीसरा सेल, N का मतलब है चौथा सेल। तो ये 1 2 3 4 दिया है, ये n है, N है। n का वैल्यू है। करके दोनों में ठीक है, हाँ सॉरी ये एटम हट सकता है, पर सकता है। हाँ, समझ में आया? कितने उसमें एटम से किससे कितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स हटेंगे, ये हमें पता चल जाएगा। आया समझ में?
तो जैसे वन का वैल्यू के का वैल्यू वन है, तो यहाँ वन पुट करोगे तो पता चलेगा कि के का जो सेल है वो दो इसमें इलेक्ट्रॉन हटेंगे। उसी तरह एल में है दो, तो दो का स्क्वायर चार, चार दूनी आठ, तो आठ हो जाएगा, यानी एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हटेंगे। आया समझ में? उसी तरह 18, 32 ऐसे बढ़ते चला जाएगा। आया समझ में? क्लियर है चीजें? हाँ। अब जैसे इसमें तुमसे कह दे कि बताओ, जैसे ये सेल यहाँ पे दिए हुए है, ठीक है। अब इसी में तुमको बोल रहे हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तुमको, मान लो सोडियम का है, तो के एल एम एन, तो रखो जरा, ये 11 पे आता है, 11 पे आता है, तो 281 आया समझ में? क्लियर है? अब देखो जरा बता देते हैं तुमको सबसे पहले यहाँ पर, मेटल के लिए, मेटल के लिए जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चीजें होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब है लास्ट सेल, लास्ट सेल किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी निकाल रहे हो, उसका लास्ट वाला जो होता है जिसमें तुम भरे हुए हो, वही तुम्हारा, जिसको वैलेंस सेल भी बोलते हो, जिसको जिससे तुम वैलेंसी भी निकालते हो। आया समझ में? तो वही वैलेंसी तुम्हें देखना होगा, वैलेंसी ही देखना होगा। अगर वैलेंसी तुम्हारा कितना आ रहा है, 1, 2 और 3 आ रहा है, तो वो तुम्हारा पक्का है कि मेटल है। वो क्या है? मेटल है। अगर वैलेंसी अगर 1, 2, 3 आ रहा है तो वो मेटल है। अगर वैलेंसी 4 आ रहा है तो मेटेलॉइड है। क्या है वो? मेटेलॉइड्स है। आया समझ में? अगर वैलेंसी 5, 6, 7 आ रहा है तो वो क्या है? तो वो क्या है? वो नॉन मेटल है। वो क्या है? नॉन मेटल है। और नोबल गैस के लिए 8। तो यही है, बस ऐसे ही ध्यान रखना है। जैसे सोडियम में देखो लास्ट में 1 आ रहा है, तो 1 का मतलब है मेटल है, सोडियम मेटल है। आ रहा है समझ में? हम्म। हीलियम क्या है? हीलियम देखो जरा, हीलियम लोमर गैस है, ठीक है। तो हीलियम हाँ, तो यहाँ पे एक चीज कर सकते हो, 8 है, इसके बाद कुछ कुछ एक्सेप्शन तुम्हें मिलेगा, जैसे हीलियम हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन, हाँ कार्बन हो गया, जैसे कार्बन तुम्हारा क्या है? कार्बन मेटलोइड, मेटलोइड तो आ रहा है इसके वजह से, चार की वजह से, लेकिन एक्चुअल में कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। हरा समझ में क्या कह रहे हैं? कार्बन हमारा नॉन मेटल है, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन तुम्हें देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादातर केस में इस वाले तरीके से तुम बता पाओगे कौन मेटल है, कौन मेटलॉइड है, कौन नॉन मेटल है, कौन नोबल गैस है, इस वाले तरीके से बता पाओगे। आ रहा समझ में? क्लियर है? एक दो केस जो है वो तुम्हारा मार खाएगा, सिर्फ एक दो केस, ठीक है। तो अगर एक किसी ट्रिक बना रहे हो, कोई ट्रिक अगर टीचर बना रहा है और सिर्फ एक दो केस में मार खा रहा है, तो इनफ है, उतना तो चलेगा। आ रहा समझ में? क्योंकि ये तो साइंटिस्ट की तरफ से तो नहीं बनाया गया है ना, जिन्होंने लॉन्च किया है चीजें, जिन्होंने बनाया है एलिमेंट को, ये तो खुद टीचर पढ़ा 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 के बना देता है, उसको पता चल जाए अच्छा ऐसा ऐसा ट्रिक बन जाएगा इसका। समझ में आया? तो अगर कुछ कुछ केस में अगर लग रहा है कि एक्सेप्शन बन रहा है, नहीं आ पा रहा है, तो समझो कि वो क्या है? एक्सेप्शन केस है। जैसे बता ही दिए, कार्बन का हो गया, हीलियम का हो गया, इन सब केसों में थोड़ा सा एक्सेप्शन में आएगा। बाकी जैसे आर्गन, आर्गन भी एक नोबल गैस है, 18 पे आता है, तो जरा करके देखो, 2, 8, 8, तो 8 आ रहा है, यानी देखो नोबल गैस में आ रहा है। समझ में आया? तो अधिकतर केस में ये मेथड काम करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ चीजें? वैसे अभी कल डिटेल में अभी और करेंगे इसको, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। कोई दिक्कत है? समझ में आया?